हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग सी-टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र वाले सब्जेक्ट से पूछ लिए गए हैं। फ्रेंड्स, आज की ये जो वीडियो है ना, वह सभी प्रकार के टीचिंग एग्जाम जैसे कि एमपी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, एच टेट, आर टेट, सभी प्रकार के टीचिंग एग्जाम के लिए आवश्यक, जरूरी, महत्वपूर्ण हो जाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र वाला सब्जेक्ट है ना, वह सभी टीचिंग एग्जाम्स में उसका सिलेबस लगभग सेम ही रहता है। ठीक है, चलिए अपने क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बच्चे समय की एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के साथ भाषा सीखते हैं क्योंकि उस अवधि में वे पर्यावरणीय प्रभावों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इस अवधि को विकास की किस अवधि के रूप में जाना जाएगा? ठीक है, संवेदनशील, क्षेत्रीय, विशिष्ट, असामान्य, अप्रतिक्रियात्मक। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, वो पूछा है कि बच्चे समय की एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के साथ भाषा सीखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ना, बच्चों का जो शैशवावस्था होता है, 0 से 5 साल की अवस्था में बच्चे बहुत ही जल्दी सीखते हैं भाषा को। तो विकास की इस अवधि को सेंसिटिव, संवेदनशील अवधि कहा जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन होगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, एक माँ ने देखा कि उसका एक जुड़वा दूसरे की तुलना में चलना सीखने में अधिक तेजी से प्रगति कर रहा है। सीखने में इस भिन्नता के विकास का कौन सा सिद्धांत जुड़ा है? ठीक है, ऑप्शन दे रखा है। व्यक्तियों में विकास सिर से पैर तक होता है। हर किसी में विकास चरण दर चरण आगे बढ़ता है। व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है। हर किसी में विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। सो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह हो जाएगा कि यहाँ पे एक माँ ने देखा है कि एक ही जुड़वा, उसके 2 पुत्र जो कि जुड़वा हैं, उनमें विकास की दर भिन्न भिन्न हो रही है। ठीक है ना। तो इसके लिए जो हमारा होगा, अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सभी प्रकार के व्यक्तियों में, अलग अलग व्यक्तियों में विकास की दर भिन्न भिन्न होता है ना। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? आनुवंशिक प्रवृत्तियां, सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं पर, भौतिक वातावरण पर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ना, वह विकास आनुवंशिक प्रवृत्तियों पर भी निर्भर करता है। बिल्कुल राइट हो जाएगा। सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं पर भी विकास निर्भर करता है और भौतिक वातावरण पर भी विकास निर्भर करता है। तो इसका फ्रेंड्स जो सभी को कवर करेगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही हमारे सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए? ठीक है, संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। सो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था वाले बच्चों में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था फ्रेंड्स 7 से 11 तक की अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बच्चे वस्तुओं को सीरीज में लगाना सीख जाते हैं, छोटे बड़ों को पहचानना शुरू कर देते हैं और उनमें तार्किक थिंकिंग आने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही बच्चे क्रमबद्धता को समझ पाते हैं। फ्रेंड्स, जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है ना, उसमें क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण, क्रमबद्धता और संरक्षण, ये तीनों गुणों का समावेश मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है और उनमें तार्किक थिंकिंग मतलब लॉजिकल थिंकिंग करने लगते हैं, गणितीय तर्क उभरने लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बात करते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति
आत्मसातकरण और समंजन के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करने को प्रयास करते हैं? संतुलन, असंतुलन, प्रत्यक्ष अवबोधन, भ्रम। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसातीकरण और समंजन के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं? सो फ्रेंड्स यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बच्चा आत्मसातीकरण और समंजन, मतलब कि आत्मसातीकरण का मतलब यहाँ पे समावेशन और समंजन का मतलब समायोजन से है, समायोजन से है, ठीक है, जो कि संतुलन के दो अभिन्न अंग हैं जिससे बच्चा संतुलन करने को प्रयास करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। 6 वर्षीय लड़का मनीष दुनिया और दूसरों के अनुभव को केवल अपने ही दृष्टिकोण से देखता है और दूसरों के दृष्टिकोण समझने में असफल रहता है। यह किसका प्रतिनिधित्व करता है? संरक्षण, आत्मकेंद्रीयता, प्रतिवर्ती चिंतन, वैज्ञानिक तार्किकता। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो जीन पियाजे जी हैं, ठीक है, उनके अनुसार जो 3 से 6 वर्ष की अवस्था ईगोसेंट्रिक होती है, आत्मकेंद्रित होती है। बच्चा वह स्वयं को ही बहुत ज़्यादा मतलब ईगोसेंट्रिज्म, उसकी सोच ईगोसेंट्रिज्म होती है। वह खुद में ही आत्मविमोहित रहता है, दूसरों के दृष्टिकोण को नहीं समझता है। उसे लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं सोचता हूँ वैसे ही दुनिया सिर्फ है। उसे अपनी ही बातों पर पूरा भरोसा रहता है, ठीक है ना, वह अपने में ही खोया रहता है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 6 वर्ष की अवस्था में बच्चों को आत्मकेंद्रियता की भावना का समावेश रहता है, वह आत्मकेंद्रीय प्रकृति के होते हैं, है ना। चलिए, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति जो नैतिक विकास की कानून एवं व्यवस्था चरण में है, उसका मत होगा कानून तथा नियमों का पालन अन्य व्यक्तियों को प्रसन्न रखने के लिए करना चाहिए। कानून तथा अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बनी रहती है। कानून तथा नियमों का पालन दंड से बचने के लिए करना चाहिए। ठीक है, कानून तथा नियमों का पालन तभी करना चाहिए जब वे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, वह पूछा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति जो नैतिक विकास की कानून एवं व्यवस्था चरण में है, उसका मत होगा। मतलब यहाँ पे जो फ्रेंड्स ऑप्शन क्वेश्चन पूछा है कि कौन से अवस्था होगा वह जिसमें व्यक्ति कानून एवं व्यवस्थाओं को मानता है और उनका पालन करता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन देख लेते हैं। कानूनों तथा नियमों का पालन अन्य व्यक्तियों को प्रसन्न रखने के लिए करना चाहिए। फ्रेंड्स यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। कानून एवं नियमों का पालन इसलिए करना चाहिए कि कानून और नियमों का पालन करना चाहिए क्योंकि नियम हमारे भले के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है ना। कानून तथा अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बनी रहती है। बिल्कुल राइट हो जाएगा फ्रेंड्स, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। सामाजिक प्रणाली सुगम बनी रहती है, इसलिए हमें कानून एवं अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं क्वेश्चन को। लेव वाइगोस्की के निम्न में से कौन सा सिद्धांत दिया है? नैतिक विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, व्यक्तित्व विकास का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रखा है फ्रेंड्स कि कौन सा सिद्धांत लेव वाइगोस्की ने दिए हैं, ठीक है। तो लेव वाइगोस्की जो हैं वो संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिए थे, ठीक है। और लेव वाइगोस्की ने इसके फोल्डिंग यानी कि सहायता देने से बच्चे का विकास जो होता है अच्छे से हो जाता है, उनका संज्ञानात्मक विकास, इस पर बल देते हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेव वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य का सिद्धांत दिया था। चलिए नेक्स्ट है, एक विद्यार्थी दिए गए प्रश्न को हल करने में चुनौती महसूस कर रहा है।
लेव वाइगोत्स्की के अनुसार इस स्थिति में एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? विद्यार्थी को अनदेखा कर देना चाहिए और उसी अकेले संघर्ष करते रहने देना चाहिए। बिल्कुल गलत बात है फ्रेंड्स, ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। विद्यार्थी को अनदेखा नहीं करना चाहिए, उन्हें अकेले संघर्ष नहीं करने देना चाहिए, बल्कि उनके लिए लेव वाइगोत्स्की के संदर्भ में सहायता देना बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है। विद्यार्थी को अगले कदम हेतु संकेत और इशारे देने चाहिए। फ्रेंड्स, बिल्कुल सही बात है। लेव वाइगोत्स्की सिद्धांत के अनुसार लेव वाइगोत्स्की संकेत और इशारे स्कैफोल्ड करने पर महत्वपूर्ण जोर देते हैं। लेव वाइगोत्स्की का कहना है कि बच्चे जब सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से, सोशल इंटरेक्शन से बहुत ही अच्छे से सीखते हैं, उनके लिए बड़ों के द्वारा या फिर उनसे अधिक मोर नॉलेजेबल अदर के द्वारा जो स्कैफोल्ड यानी कि सहायता देना, इशारे देना, जिसे हिंदी में पाड़ कहा जाता है, तो सहारा देने से, सहायता करने से बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से सीखते हैं, उनके सीखने की प्रक्रिया में बहुत ही ज़्यादा सहायता प्राप्त होती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को किस ओर केंद्रित होना चाहिए? अपने सहपाठियों से प्रतिस्पर्धा की ओर, जितना हो सके उतना कंठस्थीकरण करने हेतु, मूर्त पुरस्कार जैसे ट्रॉफी जीतने की ओर, सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान सर्जन की ओर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन जो हमारा पूछा है कि प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को किस ओर केंद्रित होना चाहिए? अपने सहपाठियों से प्रतिस्पर्धा। फ्रेंड्स, प्रतिस्पर्धा को नकारा है प्रगतिशील शिक्षा ने, ठीक है। यहाँ पे ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। जितना हो सके उतना कंठस्थीकरण, रटने पर बल नहीं देता है प्रगतिशील शिक्षा, ठीक है। मूर्त पुरस्कार जैसे ट्रॉफी जीतने की और, पुरस्कार पे भी बल नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है। प्रगतिशील शिक्षा में सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान अर्जन करने की क्षमता को विकसित करने की, सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान अर्जन की ओर, प्रगतिशील शिक्षा में एक्टिव लर्निंग करने के विशेष महत्वपूर्ण जोर दिया जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धियों में निम्नलिखित में से कौन सी शामिल नहीं है? भाषाई बुद्धि, भावनात्मक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, संगीत बुद्धि। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो लिंग्विस्टिक बुद्धि है, ये हार्वर्ड गार्डनर इस बुद्धि को बात किया है, लेकिन यहाँ पे जो भावनात्मक बुद्धि है, इस पर जोर नहीं दिया है। इस बुद्धि को हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत ने नहीं बताया है, भावनात्मक बुद्धि को, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इमोशनल बुद्धि, भावनात्मक बुद्धि को ही हार्वर्ड गार्डनर ने नहीं बताया है, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं तक के सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, कथन है ना। और उसका रीजन है, छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते व समझते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो अभिकथन और रीजन दोनों ही सही हैं, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। ये बात NEP 2020 ने कहा है, इसलिए अभिकथन हमारा सही हो जाएगा। इसका रीजन देख लेते हैं। बच्चे अपनी मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते व समझते हैं, बिल्कुल राइट है फ्रेंड्स, ठीक है। बच्चे अपनी मातृभाषा में जब तक वो छोटे हैं, मतलब कक्षा 5वीं तक अपनी मातृभाषा में ही सीखते हैं अच्छी तरह से, उन्हें मातृभाषा में ही पढ़ाया जाना चाहिए। सो यहाँ पे रीजन और कथन दोनों ही सही हैं। देखते हैं कौन सा ऑप्शन दोनों को कवर कर रहा है, ठीक है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल फ्रेंड्स, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा फ्रेंड्स, दोनों सही बात है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। एक अध्यापक को विद्यार्थियों में प्रचलित जेंडर रूढ़िवादी सोच किस प्रकार निपटना चाहिए?
विद्यार्थियों में जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को बढ़ावा देना चाहिए। वास्तविक जीवन से संबंधित ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो रूढ़िवादी को चुनौती दें। विद्यार्थियों के एक समान जेंडर आधारित समूह बनाने चाहिए। कक्षा में जेंडर आधारित मुद्दों पर बात करनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन है कि जेंडर रूढ़िवादियों से किस प्रकार से निपटना चाहिए एक अध्यापक को। ठीक है ना, तो विद्यार्थी में जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को बढ़ावा देना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे रूढ़िवादिताओं को बढ़ावा देने से जेंडर रूढ़िवादिताओं को बल मिलेगा, ना कि उससे निपटा जा सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। वास्तविक जीवन से संबंधित ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो रूढ़िवादी को चुनौती दें। फ्रेंड्स, बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। वास्तविक जीवन से संबंधित ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो रूढ़िवादों को चुनौती दें। जैसे कि विद्यार्थियों को हमें रूढ़िवादिता के संबंध में उनको इक्वल करना है, बच्चे बच्चियां मतलब लड़का और लड़की दोनों को, तो इसके लिए अध्यापक को चाहिए कि ऐसे उदाहरणों को प्रस्तुत करें जिससे जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती मिले। जैसे कि सिर्फ बच्चे ही नहीं होते हैं स्पोर्ट वगैरह और वेट लिफ्टिंग के लिए। इसका उदाहरण देने के लिए हमें कर्णम मल्लेश्वरी जो कि एक लेडीज़ हैं और एक वेट लिफ्टर हैं, इनका उदाहरण देना चाहिए। और सुनीता विलियम्स जो कि अंतरिक्ष में जाने वाली महान अंतरिक्ष यात्री हैं, इनका उदाहरण देने चाहिए कि एक लेडीज़, एक बच्ची, एक बालिका भी ऐसे महान कार्य कर सकती हैं, सिर्फ बालक ही नहीं है इन महान कार्य को करने के लिए। इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि विद्यार्थियों में जेंडर स्टीरियोटाइप को चुनौती देने का एक महत्वपूर्ण उदाहरण हो जाएगा। इससे बच्चे लड़का लड़कियों को दोनों को समान समझेंगे और जेंडर रूढ़िवादिता को ख़त्म करने की यहाँ पे क्लास में बढ़ावा नहीं देने की ओर बल मिलेगा। ठीक है, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए? केवल प्रबल समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं को प्रधानता देनी चाहिए। केवल सुविधा वंचित समूहों की सांस्कृतिक प्रथाओं को प्रधानता देनी चाहिए। प्रबल समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं की नकारात्मक प्रस्तुति करनी चाहिए। विद्यार्थियों में सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों के संदर्भ में उनकी वैयक्तिक विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में यहाँ ये पूछ रखा है कि एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए। जैसे कि हमारे विद्यालय में बहुत सारे प्रकार के संस्कृति से बच्चे आते हैं, कोई पिछड़े वर्ग से आता है, किसी की संस्कृति अलग है, किसी की वर्ग अलग है। ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में एक अध्यापक को उस कक्षा में क्या करना चाहिए? ठीक है, तो केवल प्रबल समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं को प्रधानता देनी चाहिए, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। टीचर को यहाँ पे सभी संस्कृतियों को सम्मान देने की ज़रूरत है, ना कि जो कि प्रबल समूह की सांस्कृतिक प्रथाएं हैं उन्हें प्रधानता देनी चाहिए। ऐसा जब करने लगेगा टीचर, तो जो निम्न समूह वाले संस्कृति के बच्चे हैं उनमें हीन भावना की उत्पत्ति होने लगेगी, जो कि ये बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। केवल सुविधा वंचित समूहों की सांस्कृतिक प्रथाओं को प्रधानता देनी चाहिए। फ्रेंड्स, ऐसा भी बिल्कुल सही नहीं होगा। ठीक है, सभी समूहों की प्रधानताओं को, सांस्कृतिक प्रथाओं को सम्मान देने की ज़रूरत है। प्रबल समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं की नकारात्मक प्रस्तुति करनी चाहिए, गलत है फ्रेंड्स, नकारात्मक प्रस्तुति नहीं करनी चाहिए। ठीक है, विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों के संदर्भ में उनकी वैयक्तिक विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों के संदर्भ में उनकी वैयक्तिक विभिन्नताओं का सम्मान करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस कराया जाता है। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।